आज का पॉडकास्ट लेडीज स्पेशल है। आज मिलने आए हैं वेरी एनर्जेटिक पर्सनैलिटी डॉक्टर ब्लोजम प्रकाश जी, गायनोलॉजिस्ट आगरा से, और जानेंगे कि लेडीज़ को अपने को हेल्दी कैसे रखें। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अंशुल जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। थैंक यू। आज बहुत सारी बातें करने आए हैं आपसे। हाँ जी। जैसे बिना हॉलीडे, बिना सैलरी 24/7 लेडीज़ अपनी फैमिली के लिए पूरे डेडिकेशन के साथ वर्क करती हैं। बिल्कुल। बहुत ध्यान रखती हैं अपना, घर के काम भी करना, बाहर के काम भी करना, उनको करने रहते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए कि वो अपना कहीं ना कहीं इतना सब ध्यान रखने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जब हेल्थ की बात आती है तो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस और कंप्रोमाइज़ करती हैं कि कोई बात नहीं, हम बाद में दिखाएंगे, हम बाद में अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनको तकलीफ हो रही होती है किसी चीज़ के लिए। तो आज उसी चीज़ से रिलेटेड आपसे पॉइंट पर बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल अंशुल जी। तो पहला मेरा जो पॉइंट है, पहले बात करना चाहता हूँ कि आजकल लेडीज़ को बेली फैटी की प्रॉब्लम होती है। तो आपकी तरह यंग और फिट, थैंक यू। तो वो यंग और फिट आपकी तरह कैसे रहें, उसके लिए आप थोड़ा सा टिप्स बताइए, या अपने आप डेली रूटीन को आप जिस तरीके से फॉलो करती हैं, तो वो कुछ आपसे शेयर जानना चाहता हूँ। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हम लोग कहते हैं ना, खाएंगे क्या उस पर ध्यान रखना है। बिल्कुल। और एक्सरसाइज कितना करेंगे उस पर हमें ध्यान रखना है। सो खाने की जहाँ तक बात आती है तो आजकल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इतना हो गया है, बाहर का खाना खाना बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, और जंक खाना इतना ज़्यादा हो गया कि बेली फैट पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हम पहले की लेडीज से कंपेयर करें तो लेडीज़ घर के काम करती थी, नीचे चूल्हे पे बैठ के खाना बनाती थी, फिर खेतों में जाते थे, पानी कुएं से लाते थे। सो फिजिकल लेबर बहुत ज़्यादा था, एक्सरसाइज भी थी एक तरीके से। आजकल हम लोग नॉर्मली खुद कहाँ काम करते हैं, वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन से कपड़े धुल जाते हैं, बैठ के पोछा कोई नहीं लगाता, सबके पास स्टैंडिंग मॉप है, उससे सब हो जाता है, वैक्यूम क्लीनर्स हैं। मुझे लगता है कि हमें अपना खान पान, हमें ज़्यादा बैलेंस डाइट में क्या चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, तीन मेन चीज़ें जो हमें खानी है, राइट। सो कार्बोहाइड्रेट मतलब जैसे हम खाते तो रोटी हम नॉर्मल चपाती खा लें, पराठे थोड़ा अवॉइड करें, सिके हुए पूरी कचौड़ी वंस इन अ वाइल बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हम रोज़ सुबह नाश्ते में चाय और वो खा रहे हैं पूड़ियाँ, तो वो तो अच्छी बात नहीं है। और एक्सरसाइज की बात करें तो थोड़ा व्यायाम, जिसमें वॉकिंग करनी चाहिए हमको। और आफ्टर अ सर्टन एज, आई वुड से 50 के बाद जितनी भी पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज़ होती हैं, हम सबको अपने हर जॉइंट के लिए 5-5 मिनट करके कसरत ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा। जैसे जो लोग वॉक पे नहीं जाते, फिर घुटनों के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, फिर वेट बढ़ जाता है, फिर हम एक साइकिल में फंस जाते हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि हम खाने पीने का स्पेशल ध्यान रखें और अपना वॉकिंग, एक्सरसाइजिंग, इसका ध्यान रखें। जैसे कोकोनट वाटर, नारियल पानी पिया जाता है, तो क्या जैसे विंटर में या समर में हर टाइम इसको ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं? नारियल पानी बहुत अच्छी चीज़ है। नारियल पानी इज़ अ वेरी वेरी रिच सोर्स ऑफ पोटाशियम, बट हमारे थोड़ा सा माइंडसेट ऐसा है कि सर्दियों में नारियल पानी नहीं देते लोग, स्पेशली प्रेगनेंसी में नहीं देते। तो मैं उनको क्या समझाती हूँ कि हम उसमें आर्ग्यू नहीं करेंगे, हम नारियल पानी में थोड़ा सा गर्म पानी मिला लेंगे। तो लोगों का मानना है कि नारियल पानी ठंडी तासीर का होता है, तो हम उसमें गर्म पानी मिला के पूरा ल्यूकवार्म कर लेंगे, फिर हम पी लेंगे। अच्छा, ऐसे कर सकते हैं। बट नारियल पानी इज़ वेरी गुड प्रेगनेंसी में भी, बिना लेग क्रैम्प्स में बहुत अच्छा फ़ायदा उठाते हैं प्रेगनेंसी में। जैसे लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं, लेग्स में क्रैम्प आते हैं, उसमें भी नारियल पानी का बहुत अच्छा रोल है। मतलब गुड है अगर इसको नारियल पानी बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे गिरी से लेके, पानी से लेके, अंदर की मलाई से लेके, लाइक नारियल इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट्स। क्योंकि मैंने देखा है कि लेडीज़ अपने लिए कम करती हैं, लेकिन अपने फादर के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, उनके लिए बड़ा डेडिकेशन रहता है। उनको नट्स देना और उनको च्यवनप्राश देना और उनको कोकोनट वाटर देना, लेकिन जब बात आती है उनकी, तो वो कहती हैं कि ठीक है, कर लेंगे, हम खा लेंगे अपना। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि वो कम ध्यान देती हैं अपनी इन चीज़ों के लिए, लेकिन अपने जो साथ के लोग हैं उन पर बड़ा विशेष ध्यान देती हैं। इस बात पे ना मुझे वो फ्लाइट की इंस्ट्रक्शन याद आती है। क्या? कि दूसरे को मास्क लगाने से पहले स्वयं मास्क पहने। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि पहले खुद मास्क लगाएं, फिर बाजू वाले की सहायता करें। बिल्कुल। पर हमारे साथ ऐसा हो नहीं पाता है। रियली डोंट नो, बट आई वंडर। लेकिन मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं कोरिलेट करता हूँ अपने घर परिवार के लोगों को देखता हूँ, तो वो सब लोग मतलब अपने लिए बाद में सोचते हैं, पहले सोचते हैं तुम लोग ठीक रहो, हमारे तो हो जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पहले आप लोग फिट रहो, तभी कुछ अच्छा हो पाएगा। कोई बात नहीं, हमारी लेडीज को मैसेज देंगे कि अपने आप को भी फिट रखें। बिल्कुल। अब मेरा नेक्स्ट कंसर्न है कि हर फैमिली एक हैप्पीनेस चाहती है। एक फैमिली के अंदर बच्चे खेलें, भागें, दौड़ें, उनको प्यार मिले बच्चों को, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कपल्स जो बच्चे नहीं हो पाती हैं, जिन कपल्स के लिए, तो क्या क्या चीज़ हैं, क्या क्या प्रोसेस हैं जिससे उनकी वो हेल्प हो सके या कंसीव कर सकें वो उस चीज़ की?
कोई भी हेल्दी कपल है जिनकी नॉर्मल सेक्सुअल रिलेशनशिप चल रहे हैं और उनकी शादी को 1 साल हो गया है और वो कोई कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ नहीं कर रहे हैं और उसके बावजूद भी उनको लगता है कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो डॉक्टर का परामर्श लेने में कोई नुकसान नहीं है। ओके। सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें, आजकल एज ऑफ मैरिज थोड़ी एडवांस हो गई है। पहले जैसे 20 साल 21 साल पे 22 पे 23 पे शादी हो जाती थी, आजकल एक एवरेज लड़की की शादी की एज 29-30 है। ओके। और जेंट्स की थोड़ी 30+ है। ठीक है। एवरेज। ओके। क्योंकि सब लोग को लगता है करियर है, वो सब फोकस करना है, विच इज़ वेरी वैलिड ऑल्सो। ओके। तो अगर हमारी शादी को 1 साल हो गया है और हम कोई कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज कर रहे और हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, देन वी शुड कंसल्ट। ओके। अब बच्चे नहीं होने के बहुत सारे कारण हैं। ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर हम क्वांटिफाई करें तो मेल फैक्टर ले लीजिए, एक फीमेल फैक्टर ले लीजिए। ओके। मेल फैक्टर अगर हम लें तो सबसे कॉमन जो पहली बेसिक जांच होती है, हम हस्बैंड का सीमेन टेस्ट कराते हैं। ठीक है। ठीक है, जिसमें हमको स्पर्म का वाइटैलिटी कितना जिंदा रहता है, मोटिलिटी कितनी है, ठीक है। उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है, स्पर्म का काउंट कितना, ये बेसिक टेस्ट हमको करने होते हैं। ठीक है। अगर हमारी रिपोर्ट बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर ज़रा सी ऊपर नीचे होती है तो हम मेडिसिन दे देते हैं, कुछ 1-2 अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, वी कैन इन्वेस्टिगेट एंड गिव ट्रीटमेंट। ओके। आदमी अपना स्पर्म खुद बनाता है, तो स्पर्म का लाइफ साइकिल देखें तो करीबन 90 डेज का है। ओके। तो गॉड फॉरबिड अगर कोई रिपोर्ट गड़बड़ आती भी है तो हम दवा देके 90 दिन में उसको ठीक कर सकते हैं काफ़ी हद तक। ठीक है। फिर आता है फीमेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, है ना। फीमेल्स में अगर किसी को पीरियड डे 1 से ठीक नहीं है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का एवरेज मान के चले, ठीक है। तो मान लो किसी को 2-2 महीना पे पीरियड आ रहे हैं, 3-3 महीना पे, सो दैट कैन बी अ लिटिल प्रॉब्लम। ओके। फिर उसमें हमें ये देखना होता है कि पीसीओडी तो नहीं है इसको, कोई ओवरी में सिस्ट तो नहीं है, कल बच्चेदानी में कोई इशू नहीं है, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है, वो हमको इवैल्यूएट करना होता है। अब अगर लेडी हमारे पास आई है, मान लो 32 ईयर्स की है, वो ट्राई करिए, तो हम बेसिक एक अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। ठीक है। अगर अल्ट्रासाउंड हमारा क्लियर आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उसमें से 50% से द प्रॉब्लम इज सॉर्टेड, है ना। फिर हम उनके कराते हैं हार्मोन्स चेक, कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारा कोई हार्मोन लेवल ऊपर नीचे हो जिसकी वजह से हम कंसीव नहीं कर पा रहे। ठीक है। थायराइड होता है बेसिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन होता है बेसिक हार्मोन, बेसिक हार्मोन्स। ठीक है। डायबिटीज तो नहीं है आपके घर में, बीपी तो नहीं है आपके घर में, यू नो। ओके। उसके बाद फिर हम उनको मेडिसिन देते हैं फॉर स्टिमुलेशन, एग प्रोडक्शन की जो मेडिसिन होती है, वो हर डॉक्टर का अपना प्रोटोकॉल होता है। जनरली डे 3 से डे 7 हम दवाई खिलाते हैं। ठीक है। फिर एक चीज़ होती है फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग। हमने दवा खिलाई, हमें कैसे पता उनका अंडा बना कि नहीं बना। ओके। तो फिर हम लेडी को समझाते हैं कि आप हमारे पास अल्ट्रासाउंड कराने 90 दिन आएंगे। ठीक है। 9th डे हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, फिर अंडा, जिसको हम अपनी भाषा में फॉलिकल बोलते हैं, हम उसका साइज मेजर कर लेते हैं। ठीक है। अगर साइज ऑप्टिमम है तो हम उनको टाइम्ड इंटरकोर्स, यानी कि जब हमें लगता है अंडा फूटने वाला है उस समय उनको बताते हैं कि दिन आपको रिलेशन बनाना है। ओके। अगर हमको लगता है अंडा ठीक नहीं बना या यूट्रस की लाइनिंग जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम वो कम है, ट्राइलैमिनर नहीं है जैसा, तो फिर हम उनको दवाइयाँ दे देते हैं। ओके। ठीक, अब हमने उनको सेक्स के दिन भी बता दिए, दवाइयाँ भी दे दी, स्टिमुलेशन भी कर दिया, सब हो गया है ना। और उसके बाद भी वो प्रेग्नेंट नहीं हुए तो हम 1 महीना ट्राई करेंगे, 2 महीना, चलिए 3 मंथ्स तक भी नॉर्मली ट्राई, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करते पेशेंट को। ठीक है। अगर मान लो 3 महीने भी हमने सब करा और हम फिर भी कंसीव नहीं करें तो फिर हम और इवैल्यूएट करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी ट्यूब ब्लॉक्ड है। ओके। ठीक है ना। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में हमारे पास एक यूट्रस होता है, 2 फेलोपियन ट्यूब, 2 ओवरीज होती हैं, बेसिक सा स्ट्रक्चर। ठीक है, जब भी रिलेशन होता है हस्बैंड वाइफ का तो स्पर्म्स यहाँ डिपॉजिट होते हैं वजाइना में। ओके। फिर स्पर्म धीरे धीरे चल के पूरा यूट्रस क्रॉस करके फेलोपियन ट्यूब तक आते हैं। ओके। उसी दौरान जब हम ओवुलेशन स्टडी करके एग देखते हैं तो हमारा एग ओवरी में बनता है। ये एग रप्चर हुआ, फेलोपियन ट्यूब ने वो एग उठा लिया। ओके। ये एग फेलोपियन ट्यूब में लेकिन केवल यहाँ तक आता है, वो ठीक चल है। के यूट्रस तक नहीं आता है। ओके। सो फर्टिलाइजेशन यानी कि स्पर्म और अंडे का जो मिलना होता है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है। ठीक है, अब जब फर्टिलाइजेशन हमारा यहाँ पे हो गया, फिर जो हमारा जाइगोट बच्चा, उसको जाइगोट बन गया, फिर ये धीरे धीरे आके 7 डेज में आके यूट्रस की दीवार यानी कि एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है। सो प्रेगनेंसी होने के लिए एंडोमेट्रियम भी अच्छा चाहिए, फेलोपियन ट्यूब्स भी खुली चाहिए। सो फेलोपियन ट्यूब का जो टेस्ट है वो SSG, HSG 2-3 टेस्ट होते हैं, उनसे हम करा लेते हैं। ठीक है। हल्का सा पेनफुल होता है पर बहुत डरने की बात नहीं है। ठीक है। ये भी कर लिया, इसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हुई, फिर एक हिस्ट्रोस्कोपी नाम से जांच होती है। मतलब ये हम दूरबीन लेते हैं और हम यूट्रस के अंदर ही घुस जाते हैं। अच्छा। कि कोई ऐसा मस्सा पॉलिप तो नहीं है, कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है। हालांकि ये सब चीजें अल्ट्रासाउंड पे भी दिखती हैं, ओके। बट जस्ट टू बी डबली श्योर कि क्यों नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। ठीक है, ये हमने कर लिया, सब हो गया जी, फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं। फिर और आर्टिफिशियल मीन्स है हमारे पास टू हेल्प द पेशेंट बिकम प्रेग्नेंट, जिसमें से एक आता है IUI।
IVF मतलब इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ओके। जनरली मेल फैक्टर में अच्छा काम करता है ये। इसमें हम क्या करते हैं, ओवुलेशन स्टडी, अंडा बनाने की प्रक्रिया सेम है। जब हमें लगता है हमारा अंडा बन के रप्चर होने वाला है, उस समय हम हस्बैंड का सीमन कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। फिर उसको हम लोग आई वुड से सेंट्रीफ्यूगर की मशीन्स होती हैं, उसमें उसको बहुत सुंदर स्पर्म ढूंढ लेते हैं उसमें ठीक है। से। मान लो किसी को 20 मिलियन स्पर्म्स है, तो उसमें अच्छे अच्छे स्पर्म्स हम निकाल लेते हैं, सिरिंज में भर लेते हैं, और वो सिरिंज हम लेके सीधा यूट्रस में यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं। ओके। उससे प्रेगनेंसी का सक्सेस और बढ़ जाता है। हमने ये भी कर लिया, फिर भी पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हुआ, तो फिर हम उन दैट केस अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी लेवल का, कि हमें पता ही नहीं जी क्यों नहीं हो रहा। ठीक है। ठीक। उसके बाद बात करें तो IVF, फिर आता है IVF जिसे हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। IVF का भी प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम ही है। IVF ज़्यादातर वहाँ करते हैं जहाँ ट्यूब ब्लॉक है, क्योंकि ट्यूब ही नहीं खुली तो फिर आगे कोई ट्राई करने का फायदा ही नहीं है ना, या तो फिर सर्जरी करके ट्यूब खोलें। बिल्कुल। अब IVF का प्रोसीजर क्या है, जब एग्स बन जाते हैं हमारे दोनों ओवरीज में, हम इंजेक्शन लगाते हैं, हम डे 2 से स्टिमुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। बड़े बड़े अंडे बन जाते हैं, हम अल्ट्रासाउंड करके एग्स देखते रहते हैं। जिस दिन हमारे एग्स परफेक्ट राइट साइज के हो जाते हैं, हम ट्रिगर लगाएंगे, वो पिकअप कर लेते हैं। हम लोग डायरेक्ट एक अल्ट्रासाउंड जैसे करते हैं TVS, उसमें एक नीडल लगाते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं और सारे एग्स बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है। एग्स आ गए हमारे पास। ओके। और वैसे ही उसी टाइम हम हस्बैंड का सीमन ले लेते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। इक्सी मशीन्स आती हैं आजकल, बड़ी प्यारी मशीन्स। ठीक है। इक्सी मशीन पे खुद माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखते हैं कि हमने अंडा पकड़ लिया, स्पर्म ले लिया और उसके अंदर फर्टिलाइज कर दिया। ओके। फिर इनको रख देते हैं इंक्यूबेटर में। फिर 3rd डे चेक करते हैं, 5th डे चेक करते हैं, और 5th डे अगर बहुत बढ़िया ब्लास्टोसिस बने उसको फिर फ्रीज कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है। फिर हम यूट्रस की लेयर नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ लेयर बना के फिर केवल वो बच्चों को अंदर, एम्ब्रियो को अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। ओके। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एन IVF। ओके, ये प्रोसेस ना करते हैं। बहुत नॉलेज गेन हुई इस चीज़ से। हाँ। अब मैं चलता हूँ 3rd पॉइंट की तरफ कि जैसे जो लेडीज़ को पीरियड्स की प्रॉब्लम्स रहती है, तो उसमें उनका मूड स्विंग रहता है, इरिटेशन रहती है, पेट में दर्द रहता है, तो उसके लिए क्या क्या जो हम थेरेपी हो सकती है जिससे वो थोड़ा सा उनको जो पीरियड्स में पेन होता है वो कम हो सके, ऐसा कुछ घरेलू तरीके? एक्चुअली लेडीज में क्या, हमारा हार्मोन पैटर्न बहुत चेंज होता है। सो जस्ट ओवुलेशन के आसपास हार्मोन लेवल काफ़ी पीक करते हैं, एंड जस्ट बिफोर पीरियड्स हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं। उसको हम लोग प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी कहते थे, PMS एक तरीके से, कि थोड़ी इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, ये सब होता है। इसके लिए मेडिसिन एज तो कोई रिकमेंडेड नहीं है, बट घरेलू उपाय में हम लोग जिंजर इज सेड टू हेल्प। जिंजर टी अगर ले, अदरक, जिंजर टी अगर ले ले तो दैट इज सेड टू हेल्प, फर्क पड़ता है उससे। कैमोमिल टी ले लो, उससे फर्क पड़ता है। हल्दी का दूध बहुत लोग लेते हैं, उससे सूजन कम होती है, इन्फ्लेमेशन कम होती है, उससे फर्क पड़ता है। अच्छा। पीरियड्स में जो पेन होता है, हल्का फुल्का पेन इज नॉर्मल। नॉर्मल क्यों? बिकॉज यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है ये सारे ब्लड टॉनिक्स पे, तो हल्का फुल्का पेन इज नॉर्मल। हर पेन में हम पेन किलर रिकमेंड नहीं करते, तो हॉट वाटर बॉटल्स, सिकाई कर लें, इससे हम लोग अगर काम चल रहा है बहुत अच्छी बात है। ठीक है। पर अगर इसके बावजूद भी हमको पीरियड में पेन हो रहा है और हमको बहुत दर्द है, देन वी शुड एटलीस्ट कंसल्ट डॉक्टर वंस, ताकि एक बेसिक अल्ट्रासाउंड हो जाए। एक चीज होती है जिसको एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, कहीं वो हम मिस ना करते बस। ओके। कई बार ना पेशेंट बहुत लास्ट में आते हैं, ये ओवरी में सिस्ट है, पीरियड में दर्द होता था, सबने बोला नॉर्मल है, हमने किसी को नहीं दिखाया। बिल्कुल। और आप मेरे पास आज 2 साल बाद आ रहे हो इतनी बड़ी गांठ लेके ओवरी में। बिल्कुल बिल्कुल। शादी आपकी हुई नहीं, अब मुझे भी बताओ, मतलब लगता है कि इग्नोरेंस। बिल्कुल। अगर हमको पीरियड में इतना पेन है कि हम काम पे नहीं जा पा रहे हैं, हमें स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ रही है और हमें पेन किलर खाना पड़ रहा है, आई थिंक यू शुड ऑलवेज कंसल्ट योर नियरेस्ट डॉक्टर वंस, और एक बेसिक अल्ट्रासाउंड तो करा ही लो, सो दैट ये हो जाए कि वहाँ भी अंदर कोई गांठ नहीं। अच्छा, ये वाली चीज़ आती है। अच्छा, जैसे पीरियड्स टाइम्स में हाइजीनेस किस तरीके से रखें? हाइजीन मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए किस तरीके से प्रोटेक्शन रखना चाहिए? ओके, बहुत सारी चीज़ें आ गई अब तो मेंस्ट्रुअल पीरियड में यूज़ करने के लिए। सो सबसे कॉमन तो पैड आते हैं अपने, स्टे फ्री वगैरह, जो भी पैड्स आपको उस पर जो भी पैड लगाने हैं पैड। ठीक है। बट पैड्स का भी है कि छोटे बच्चों को थोड़ा एजुकेट करना पड़ता है। जैसे जो जिन गर्ल्स को पीरियड आए हैं, वो क्या, 1 ड्रॉप ब्लड होकर पैड बदल लेती हैं, फिर आके मेरे पास आती है 10 पैड बदले हमने दिन में, बिकॉज दे डोंट नो। सो मुझे लगता है दिन में 2 से 3 बार चेंजिंग पैड इज मोर देन एनफ। अगर आपके दिन में 5-6 पूरे पैड भर रहे हैं ब्लड से, देन यू शुड ऑल्सो कंसल्ट डॉक्टर वंस। ये ब्लड फ्लो नॉर्मली है। नॉर्मल ब्लड फ्लो ले लो तो 50-60, मैक्सिमम 80 ml तक ब्लड लॉस इज एक्सेप्टेबल। अच्छा। पर उससे ज़्यादा देन वी नीड टू इवैल्यूएट, पहली चीज़। दूसरी चीज़ टैम्पून्स, एक और चीज़ है जिसको वजाना में इंसर्ट कर देते हैं, पर टैम्पून्स पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको रख के भूलना नहीं है।
बिकॉज दे आर वेरी प्रोन टू कॉज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो टैम्पून अगर यूज कर रहा है तो 4 घंटे बाद आई सजेस्ट दैट शुड बी चेंज्ड। ठीक है। तीसरी चीज जो आजकल बहुत चली है मेंस्ट्रुअल कप। तो मेंस्ट्रुअल कप भी बहुत अच्छी चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक ये है कि आपको साइज अपना देखना होता है कौन सा फिट रहेगा, और मेंस्ट्रुअल कप को वॉश अच्छे से करना है। ओके। तो जिस भी ब्रांड का आप लेते हो हर एक की वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और अगर बॉयल भी कर रहे हो या उसको स्टरलाइज भी कर रहे हो तो उस हर कप की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से करना, सो दैट द केमिकल डजंट चेंज। मतलब एडवांस टेक्निक आती है जो पहले कपड़े वगैरह फैब्रिक वगैरह यूज कपड़े तो नहीं, पता है क्यों? कपड़े एक तो हम नए तो खरीदते नहीं है, कपड़े वो खरीदते हैं जो घर के पड़े पुराने फेंकने वाले, जो कपड़े पोछा बनने से पहले के स्टेज के कपड़े, यू नो। सो आई वुड से कि वो मत यूज करो, क्योंकि मतलब देखा जाता है कि जो एनसीआर वगैरह होते हैं उसमें ये सब लेटेस्ट टेक्निक्स का यूज करता है, लेकिन अपनी साइड जो है वो अभी भी ओल्ड टेक्निक्स। करेक्ट। तो उनको पता है, आई वुड सजेस्ट कि कपड़े नहीं हम यूज करें, हम लोग कॉटन आती है, पकी हुई कॉटन ले लें, बिल्कुल, और उसके नीचे एक पैड लगा ले। क्या कई लोग पैड अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उसमें क्या बोलते हैं स्टरलाइज कॉटन मिलती है, कॉटन लगा लें, कॉटन आप चेंज करते रहे। पैड बेसिकली, पैड में क्या होता है, पैड में एक प्लास्टिक कोटिंग होती है कि आपका बाहर का कपड़ा खराब नहीं होता, दैट्स द ओनली डिफरेंस। जैसे पीरियड्स का नॉर्मली किस एज में आना बंद हो जाता है, और क्या अर्ली एज में पीरियड्स आना वो जल्दी अर्ली एज में आ जाता है और बंद हो जाते हैं, उसके कोई साइड इफेक्ट हो जाती है? ओके, नॉर्मली मेनोपॉज की अगर बात करें तो 50-51 के आसपास आजकल लेडीज को मेनोपॉज आता है एज पर द गाइडलाइंस। अब किसी का अर्ली हो जाए 45 से बिफोर हो तो थोड़ा अर्ली बोल देते हैं हम तो लोग उसको क्या कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं अगर अर्ली? इसमें ना फैमिली हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। किसी की मदर को अगर जल्दी पीरियड्स बंद हुए हैं तो देयर आर चांसेस कि डॉटर को भी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है। फिर हमें उनसे पूछना कि आप स्मोक तो नहीं करते हैं, आपको कोई ऑटो इम्यून बीमारी तो नहीं है, आपको कोई और क्रोनिक डिजीज तो नहीं है। और अगर किसी को प्रीमेच्योर हो गया है और उसको कोई सिम्टम एज सच, कोई हार्मोनल विड्रॉल सिम्टम्स नहीं है, तो हम HRT हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी बेस्ड ऑन पेशेंट कस्टमाइज कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले हम लोग कैल्शियम दे देते हैं, आइसोफ्लेवॉन्स दे देते हैं, सीधा हार्मोन पे नहीं जम करते हैं। फाइटोएस्ट्रोजेंस मतलब जो हमारा नॉर्मल हार्मोन है उसके वो ना देके फाइटोएस्ट्रोजेंस देके ट्राई कर लें कि हमारे सही रहे। पर अगर फिर भी पेशेंट को सिम्टम आ रहे हैं देन ओनली वी रिकमेंड HRT। हम दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। पर 50 के बाद हम चाहते हैं मेनोपॉज आ जाए। मेनोपॉज का मतलब है कि 1 साल स्त्री को पीरियड नहीं आया, उसको हम अपनी भाषा में मेनोपॉज बोलते हैं। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट एक मेनोपॉज की चीज़ है कि अगर किसी लेडी को मेनोपॉज आ गया, उसके बाद उनको से 3 साल बाद दोबारा पीरियड आया, उसको अनदेखा नहीं करना कभी भी। अच्छा। उसको हमारी भाषा में पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग बोलते हैं। वो हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा, बिल्कुल भी। ऐसा हो जाता है? ऐसा होता है, ऐसा होता है। मान लीजिए आप 52 हैं, आपको पीरियड बंद हो गए, फिर 55 पे आपको एक स्पॉट आया, पर क्या है ना, फिर हम गए नहीं डॉक्टर पे, क्योंकि हम तो लास्ट प्रायोरिटी है। बिल्कुल, हम तो देखते हैं। फिर बंद हो गया, फिर 57 ईयर्स के एज पे एकदम से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो फिर ये 2 साल हमने इवैल्यूएट नहीं कराए और हमने टाइम वेस्ट करा। सो एनी केस ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग यानी कि महीना बंद होने के बाद अगर कभी भी हमको पीरियड आता है देन वी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर श्योर। एक जनरल क्वेश्चन है कि लोग अपने जो पार्टनर होते हैं उसको मतलब शादी करना होता है, तो क्या कोई ऐसा होता है कि हम मैरिज करने से पहले कोई एक टेस्ट कराएं? कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हम एक प्री टेस्ट कराएं, प्री मैरिज टेस्ट एक हो जिसमें ये पता चले कि मतलब हम उसके लिए श्योर हैं या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या इस तरीके से भी होना चाहिए? ओके, किसी के सेंटिमेंट्स को नहीं हम हर्ट करेंगे यहाँ पे, डिस्क्लेमर, हम किसी के सेंटिमेंट्स नहीं हर्ट करेंगे, हम बिल्कुल साइंटिफिकली बात करेंगे। एक बीमारी होती है थैलेसीमिया। ओके। थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है जहाँ पे हमें ब्लड में इश्यूज हो जाते हैं, सिंपल भाषा में समझिए तो खून नहीं बनता। थैलेसीमिया सिंधी कम्युनिटी की बहुत कॉमन बीमारी है। ठीक है ना। तो आई वुड से इसका अगर हम प्री टेस्ट करा ले तो कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। मतलब हम लड़की का टेस्ट करें, अगर लड़की भी थैलेसीमिया माइनर है और लड़का भी थैलेसीमिया माइनर है तो 25% केसेस में बच्चा थैलेसीमिया मेजर बन सकता है। अच्छा। थैलेसीमिया मेजर मतलब उस बच्चे को पूरी जिंदगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगवाना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा ट्रॉमेटिक है, बेबी के लिए भी फैमिली के लिए भी। अब थैलेसीमिया माइनर कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, अकेला थैलेसीमिया माइनर इज ओके। अगर लेडी माइनर है और आदमी नॉर्मल है तो भी चलेगा, वर्स्ट कम वर्स्ट बच्चा माइनर बनेगा। ठीक है।
अगर उल्टा करें, लड़का थैलेसीमिया माइनर है हम्म। और लड़की नॉर्मल है तो भी सही रहेगा। अच्छा। बच्चा बुरे से बुरा माइनर बनेगा। ठीक है। पर अगर दो माइनर शादी कर लें तो 25% चांस है कि बच्चा हमारा थैलेसीमिया मेजर हो जाएगा। ओके। तो अगर हम पूछे कि कौन सा हम प्री शादी टेस्टिंग करा सकते हैं, सो आई वुड सजेस्ट ये एक टेस्ट हमको स्पेशली इन दैट कम्युनिटी अगर करा लें तो फ्यूचर आउटकम फैमिलीज का बेटर हो जाता है। थैलेसीमिया जो आप सिर्फ थैलेसीमिया का। ओके। और ऐसी कोई बीमारी आई एक्चुअली कैन नॉट थिंक ऑफ कि हम शादी से पहले टेस्ट कराएं, यू नो। कोई ऐसा इम्पोर्टेंट ऐसा मुझे तो भी और याद नहीं आ रहा, बिकॉज रोजमर्रा में यही मैं देखती हूँ। दिस इज वन थिंग विच मुझे लगता है कि हम एजुकेट करें तो अच्छी बात है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कंसीव पीरियड होता है वो किस डेज को माना जाता है? कंसेप्शन इज ओके। हम एक एवरेज 28 डेज का साइकिल मानते हैं एक लेडी का, करेक्ट? ठीक है। सो डे 1 इज जिस दिन हमारी पीरियड ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। सो जनरली 5 डेज ब्लीडिंग मान लो, तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, 5 दिन ब्लीडिंग का पीरियड है हमारा। इस दौरान हमारा फॉलिकल यानी कि हमारा अंडा बनना शुरू होता है। अंडा हमारा 28 डे साइकिल है तो 14वें दिन करीबन रप्चर हो जाना चाहिए। ठीक है। सो सेक्स के डेज आप 14वें दिन से थोड़ा पहले मान लीजिए। ठीक है। सो डे 12, डे 14, डे 16, डे 18 रोज करना थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है, तो ऑल्टरनेट डे इंटरकोर्स, उसको हम टाइम इंटरकोर्स बोलते ठीक हैं, है। समय अनुसार रिलेशनशिप, उसमें फिर हमारा प्रेगनेंसी का सक्सेस बढ़ जाता है। ओके, हम ऐसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ कि जैसे पुराने टाइम्स में, ओल्ड टाइम्स में लोगों की नॉर्मल डिलीवरी होती थी, लेकिन आजकल ट्रेंड सी सेक्शन का हो गया है। लोग कहते हैं कि जल्दी से सी ऑपरेशन कराओ इस चीज़ के लिए। तो क्या वो पुरानी वाली टेक्निक्स आ सकती है कि दोबारा कि नॉर्मल डिलीवरी ही हो मोस्टली? बड़ा ट्रिकी सा, आई टेल यू, यू नो व्हाट, नॉर्मल डिलीवरी अब भी होती है, ऐसी बात नहीं कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती ठीक है। है। पर नॉर्मल डिलीवरी का जो क्राइटेरिया है ना, वो आजकल मीट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। ठीक है ना। अगर हमारी लेडी को बीपी नहीं है, डायबिटीज नहीं है, बहुत ओवरवेट नहीं है, ठीक है। बच्चे का पानी ठीक है, ओके। बच्चे का वजन ठीक है, ठीक है। और वो स्वयं से लेबर में चली गई, अच्छा। तो नॉर्मल हो ही जाएगी। ओके। आजकल कभी कभार क्या होता है, पूरे 9 महीने हो गए हमको लेबर पेन ही नहीं उठा, फिर हम लोग दवा डालते हैं, इंड्यूस करते हैं कि आपको पेन उठे। पर कई बार दवा डालने के बाद भी फेलियर टू इंड्यूस, पेन ही नहीं उठता। तो मेरे को ऐसा लगता है अगर हम पुराने जमाने से बात करें तो यहाँ तो हम उतना काम डे 1 से करें, ठीक है, जितना हम पहले करते थे। मतलब जैसे बहू या प्रेग्नेंट हैं तो उनकी मदर्स ने नॉर्मल डिलीवरी करी होगी, तो मदर्स ने जितना काम करा तो उतना हम करें। बिल्कुल। अब क्या है ना, आजकल सब बहुत पैम्पर करते हैं। पहले मुझे लगता है कि घर में ही मदर और बहू का थोड़ा सा बैरियर था, मम्मी ने बोल दिया हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है, बहू बोलेगी मम्मी नहीं करना, तुम बोलेगी हाँ बेटा तुम मत करो, बिल्कुल मत करो। बिल्कुल है। तो उससे ना, उससे बड़ा फर्क पड़ा है। सेकंड, हम एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते। हम प्रेगनेंसी में सडनली योगा करते हैं, योगा करते हैं, उससे पहले हम कुछ नहीं करते हैं। हम आज प्रेग्नेंट 2 लाइनें आई, हम कल योगा स्टार्ट कर लेंगे, तो वो फायदेमंद नहीं होता है। मुझे लगता है हम प्रेगनेंसी ना सोचते हुए अपनी फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करें। बिल्कुल। अगर हम ऐसा करेंगे तो सब सही रहेगा, है ना। और बहुत ज्यादा वेट गेन ना करें। आजकल के हम खाते पीते अच्छा है, लाइफस्टाइल अच्छा है, करते हैं, मुझे तो 20-20, 30-30 किलो वेट बढ़ जाता है, फिर उतनी बॉडी में स्ट्रेंथ भी नहीं रहती है। तो अगर हमको नॉर्मल डिलीवरी करनी है तो एक तो हमको सेकेंडरी बीमारियां, जैसे मैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी देखती हूँ, मेरे पास सब हाई रिस्क पेशेंट्स आते हैं। 90% आई डील विद हाई रिस्क। ओके। किसी को बीपी है, किसी को डायबिटीज है, कोई 40 यूनिट इंसुलिन ले रहा है, कोई 8 बीपी की गोलियां खा रहा है, सब हाई रिस्क है। ओके। ठीक है ना। और नॉर्मल डिलीवरी बढ़ाने के लिए हम लोग, वॉकिंग बहुत अच्छा चीज़ है। वॉकिंग अगर पूरा टाइम, दैट्स वेरी नाइस। जैसे 9वां महीना 8 पूरे होकर 9वां लगता है, अगर बच्चा सीधा यानी कि सर्केबल है, तो मेरे हिसाब से झाड़ू पोछा लगवाने में भी कोई नुकसान नहीं है। अच्छा। नीचे बैठ के पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाए लड़की, कोई बुरे से बुरा क्या होगा, पेन उठेगा। बिल्कुल। तो हम तो चाहते हैं 9वें महीने में डिलीवरी हो जाए। Okay. पहले भी तो होती थी। 8 पूरे होकर 9वां जब भी लगता है कभी भी डिलीवरी हो जाए। बट इन सबसे पहले अपने डॉक्टर से जरूर परमिशन ले लीजिएगा, बिकॉज कई बार कुछ और छोटी छोटी चीजें होती हैं जो डॉक्टर बोलता है कि ये नहीं करना, और मैं बोल दूं करने को, तो वो बस थोड़ा ध्यान रखना। मतलब कंसल्ट करना है डॉक्टर के लिए इस चीज़ के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलता हूँ। जैसे लेडीज़ को आजकल हेयर फॉल की बहुत प्रॉब्लम होने लग गई है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो गई है, पीरियड इरेगुलरिटीज हो जाता है, तो क्या सिम्टम ये पीसीओडी के सिम्टम माने जाएंगे? हाँ, पीसीओडी में ओके, सो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की अगर हम बात करें तो यस, सिंड्रोम में अगर बात करें तो यस, हेयर फॉल इज वन ऑफ द साइंस। ओके। हमको एलोपेशिया होता है, मुंह पे एक्स्ट्रा बाल आ जाते हैं, फेशियल हेयर आ जाती है, मूछें आ जाती है। ठीक है ना। वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप देखो छोटी बच्ची को वेट बहुत ज्यादा हो गया, मुंह पे बाल आ गए हैं, यू नो, दीज आर ऑल्सो साइन ऑफ पीसीओडी। अब पीसीओडी और पीसीओएस की अगर हम बात करें तो डिजीज में सिर्फ हमारी ओवरी में सिस्ट है, मल्टीपल सिस्ट है। ओके।
अब मल्टीपल सिस्ट से क्या होता है, हमारा अंडा अच्छा नहीं बनता है, ओवुलेशन टाइम पे नहीं होती है, साइकिल डिले हो जाता है। ठीक है। अगर हम सिंड्रोम पे चले जाएं, सिंड्रोम में सारी बीमारियां आ जाती हैं। हेयर फॉल भी हो गया जी आपका, आपको इनफर्टिलिटी भी हो गई है, आपको पीरियड भी ठीक नहीं आ रहा है, आपको मुंह पे भी बाल हो गए हैं, आपके नेक के पीछे यहाँ पे नेक काली काली हो गई है, अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। ये गंदगी नहीं है, ये बिकॉज ऑफ पीसीओडी पिगमेंटल चेंजेस हो गए हैं। अच्छा। आप नहीं ठीक करेंगे इसको और तो आगे जाके भविष्य में आपको डायबिटीज हो जाएगी, हार्ट इश्यूज हो जाएंगे, ये सब रिलेटेड है। ओके। पीसीओएस पहले भी था, आई बिलीव अब भी है, पर अब ज्यादा इसलिए दिखता है बिकॉज हमारा एज ऑफ हैविंग अ बेबी बढ़ गई है, वन ऑफ द रीजंस आई वुड से। पहले हम डॉक्टर पे जाके पीसीओडी इवैल्यूएट करें तब तक 23 साल में तो बच्चे ही हो गए जी, तो फिर हम डॉक्टर पे कभी गए ही नहीं। 2 बच्चे हो गए, पीरियड लेट आ रहा है, कोई बात नहीं। अब क्या हो गया है, ऑफ कोर्स हम डॉक्टर पे बच्चे लेट प्लान कर रहे हैं, पीरियड लेट होता है तो सब डॉक्टर पे दिखाने आते हैं। बिल्कुल। और फिर हमारा लाइफस्टाइल फिर से घूमना, बाहर खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंजम्पशन, स्मोकिंग, इन सब की वजह से पीसीओडी काफ़ी बढ़ गया है। हालांकि पीसीओडी उन लोगों में ज़्यादा कॉमन है जिनके घर में फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है। ओके। जिनके घर में डायबिटीज़ है उनके घर में पीसीओडी बहुत प्रोन है। पर ऐसा नहीं कि अगर मेरे घर में किसी को डायबिटीज़ नहीं तो मुझे पीसीओडी नहीं हो सकती, आपको फिर भी हो सकती है। अब जैसे नेक्स्ट की सब चलते हैं कि हम सुनने को मिलता है कि कैंसर हो गया, अब जैसे ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर ये होते हैं, तो क्या क्या सिम्टम होते हैं इन चीज़ों के लिए, कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमको कुछ प्रॉब्लम हो रही है या किस तरह? पहले तो मुझे एक चीज़ सर्वाइकल कैंसर क्लियर करना है। यूट्रस का जो मुंह होता है हम उसको भी सर्विक्स बोलते हैं, इसको भी सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। ओके। बहुत लोग ना मेरे पास आके बोलते हैं कि यहाँ दर्द हो रहा है, सर्वाइकल कैंसर तो नहीं हो गया। बिल्कुल। क्योंकि ये भी सर्वाइकल रीजन है। हाँ बिल्कुल करेक्ट। कंफ्यूजन हो जाता है। तो दोनों में फर्क है। सो हम जिसकी बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर, वो यूट्रस का माउथ जिसको हम सर्विक्स, ये वाला पार्ट है सर्विक्स, इसके कैंसर को सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। ठीक है। अब सर्वाइकल कैंसर आइडेंटिफाई करने के बहुत तरीके हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस भी बना रखी है कि हमें पैप स्मीयर करना चाहिए। पैप स्मीयर यानी कि नीचे से एक जांच ले लेते हैं, उसको फिर हम अंडर स्टडी कर लेते हैं और उससे पता चल जाता है। ठीक है। कुछ वायरसेस हैं जो रिलेटेड हैं सर्वाइकल कैंसर करने से, जिनको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोला जाता है। अब उनकी भी टेस्टिंग होने लग गई है। ठीक है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, हम उनकी टेस्टिंग करा सकते हैं, भगवान ना करे अगर वो पॉजिटिव है तो फिर क्रायो करा के वो सब करा। बट अब इसकी प्रिवेंशन के लिए भी इंजेक्शन आ गए, वैक्सीन आ गए सर्वाइकल कैंसर के लिए, वो हम कर सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर साइंस की बात करें तो लक्षण ये होते हैं कि वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा आ सकता है, सेक्स के बाद ब्लीडिंग आ सकती है, कभी भी ब्लीडिंग आ सकती है, स्पॉटिंग आ सकती है, ये सब सर्वाइकल कैंसर में हम लोग ले लेते हैं। ठीक है। फिर कुछ नहीं, आप डॉक्टर पे जाएंगे, डॉक्टर के पास एक इंस्ट्रूमेंट रहता है स्पेकुलम नाम से, उसको हम नीचे से डालते हैं, ऊपर से डालते हैं और हम देख लेते हैं। अगर हमको जरा सा भी डाउट लगता है तो एक टेस्ट होता है कॉल्पोस्कोपी। ओके। एक कॉल्पोस्कोपिक मशीन का नाम है, हम उसके ऊपर अपना लेंस लगा के और हम सर्विक्स की फोटो खींच लेते हैं। ठीक है। फिर उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हम इसको किस लेवल पे स्टेज करेंगे, CIN 1, 2, 3, जैसा भी वो रिपोर्ट रहता है। तो ये तो हो गया हमारा सर्वाइकल कैंसर। अब बात करें ब्रेस्ट कैंसर की, तो ब्रेस्ट कैंसर इज वेरी मच डिटेक्टेबल एट अ वेरी अर्ली स्टेज। पर इसके लिए सिर्फ लेडीज को ये करना है कि नहाते समय खुद ही अपने ब्रेस्ट को पैल्पेट कर लो। ओके। आप नहा रहे हो, अपना हाथ बाजू पूरा ऊपर करो और अपने हाथ से अपना ब्रेस्ट पूरा फील करो। ओके। अगर आपको कोई गांठ वगैरह फील नहीं हो रही, सो दैट मीन्स कि कुछ ऐसा नहीं है। फिर भी एक बार साल में एक बार एनुअल मैमोग्राफी करा लेनी चाहिए। मैमोग्राफी कुछ नहीं, एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, मैमोग्राम ब्रेस्ट का ले लेते हैं, जैसे उससे पता चल जाता है। क्या जैसे फ्यूचर में कैंसर या कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो तो क्या वैक्सीन भी लगती है? बिल्कुल वैक्सीन लगती है। सर्वाइकल कैंसर जैसे है उसकी प्रिवेंशन के लिए 9 से 14 साल तक 2 वैक्सीन की डोजेस लगती हैं। ओके। वैक्सीन बहुत सारे नाम से आती है, गार्डासिल के नाम से आती है, गार्डासिल 9 के नाम से आती है, सर्वरिक्स के नाम से आती है, काफी नामों से आती है। जैसे 9 to 14 बताया आपने, इसमें 2 लगती है? इसमें 2 लगते हैं। 14 से 45 पे अगर लगवाएंगे तो 3 शॉट्स लगते हैं। वो 3 लगेंगे, तो वो हम उससे प्रोटेक्ट हो जाएंगे अपने कैंसर के? हम उन कैंसर से प्रोटेक्ट होंगे जो HPV वायरस करता है। अच्छा। क्योंकि ये जो वैक्सीन हम लगा रहे हैं हम वायरस के अगेंस्ट लगवा रहे हैं, तो जो कैंसर वायरस करता है हम उससे बच जाएंगे। जेनाइटल वॉर्ट्स भी एक बीमारी होती है, मस्से नीचे के एरिया में, बिल्कुल, वो भी इन वैक्सीन से काफी हद तक कवर हो जाते हैं। अच्छा। और ब्रेस्ट कैंसर के लिए आज कोई वैक्सीन तो नहीं है, पर उसके डिटेक्शन के लिए अगर फैमिली हिस्ट्री हो कि हमारे घर में किसी को कैंसर रहा है, लाइक मौसी को या मिटन नानी को या किसी को भी फैमिली हिस्ट्री आपकी दादी को, तो इन दैट केस BRCA1 BRCA2 नाम से जीन्स होते हैं जो हम एक बार टेस्ट कर सकते हैं अगर आपके मन में कोई भय हो। नहीं तो आप एनुअल मैमोग्राफी कराएंगे तो चलेगा।
बिल्कुल। बड़ा बहुत सारे पॉइंट्स पर बात हुई आज, तो बड़ा अच्छा लगा और नॉलेज गेन हुई। मैं कहता हूँ कि लेडीज़ स्पेशल नहीं है, ये तो जेंट्स स्पेशल भी है, क्योंकि जब तक जेंट्स को ये पता नहीं होंगी तो वो अपने अपने साथ के अपने पार्टनर का ख्याल नहीं रख पाएँगे। तो मैं एक चीज़ लास्ट और जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसे अपने हॉस्पिटल शांतिवेद हॉस्पिटल में क्या कोई ऐसे कैंप भी लगाए जाते हैं, कोई फ्री कैंप भी ऐसे लगते हैं कि जहाँ कुछ लेडीज़ को इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही हो, तो वो आप पर आकर कोई फ्री कैंप में पार्टिसिपेट कर सकें, मतलब अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कंसल्ट कर सकें डॉक्टर से? नहीं, हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली कैंप्स लगाते हैं। ओके। आई वुड से एवरी थर्ड फोर्थ संडे कैंप लगता ही है वहाँ पे। तो उसके लिए पैम्फलेट निकल जाते हैं न्यूज़पेपर में, और जैसे भी ये लोग पब्लिसाइज करते हैं डिजिटल मीडिया से, तो कोई भी आ सकता है, दे कैन अवेल द कैंप्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट एक मेरी पेशेंट ही थी, मुझे कह रही थी मैं हर बार कैंप में अल्ट्रासाउंड करा लेती हूँ, अब कैंप हुआ नहीं है तो डेट बता दो, तो देन वी से ठीक है तुम करा के दिखा देना। ठीक है। एक मैं लास्ट चाहता हूँ, एक आप मैसेज दीजिए ऑडियंस को जिससे वो अपना ख्याल, जो लेडीज़ हैं अपना ख्याल रख सकें। तो एक छोटा एक मैसेज आप दीजिए जिसमें लोग अपना मतलब अपने को हेल्दी रख सकें। एक मैसेज चाहते हैं आपसे। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सब अपना ध्यान रखें, खुश रहें, क्योंकि क्या है ना, सबको एक ही ज़िंदगी मिली है। सो आई बिल्कुल। थिंक यू शुड लिव एवरी डे बाय डे, यू नो, मतलब रोज़ ऐसे उठना कि आज का दिन सबसे अच्छा होगा। बिल्कुल। तो आई वुड से कि अच्छा खाएं पिएं, एक्सरसाइज करें, बैड हैबिट से दूर रहें। आजकल कल्चर थोड़ा चेंज हो रहा है, तो स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, इन सब से थोड़ा दूर रहें, और परिवार के साथ समय बिताएं। ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंशुल जी, नमस्कार।